हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। दोस्तों, एक पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ, एक पार्ट दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर आपके साथ में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, वो क्या रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, कल आपको मिल जाएगा एक नया टॉपिक। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही साइंस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस स्लाइड पे मैंने जो है कल की वीडियो को एंड किया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था, इससे आगे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत छोटी सी रहने वाली है हमेशा की तरह। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। सारी जितने नोट्स और PDF वगैरह हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और सब कुछ आपको समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। कल मैंने जहाँ तक डिस्कस किया था आपके साथ, उससे आगे का अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो उससे आगे आता है हमारा पित्त रस यानी कि बाइल जूस। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह है यकृत यानी कि लीवर द्वारा क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूस किया जाता है इसको। ठीक है, उत्पादित होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जमा कहाँ होता है दोस्तों, जमा होता है आपका गोल ब्लैडर यानी कि पित्त से, या फिर पित्त की थैली आप इसको आम भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो दोस्तों पित्त रस जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और दोस्तों स्टोर कहाँ पर होता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए, वसा का 95% पाइसीकरण वसा अथवा वसीय अम्लों के छोटे टुकड़ों में तोड़ना पित्तरस द्वारा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो पित्तरस होता है दोस्तों, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें दोस्तों क्या होता है, इनमें कुछ लवण यानी कि कुछ सोल्ट पाए जाते हैं जो फैट का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप सोल्ट के दो नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और दोस्तों कोलिक। ठीक है, ये 2 साल्ट इसमें पाए जाते हैं बाइल जूस में, जो फैट का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है आपका, ये तो है आपकी इसोफेगस यानी कि ग्रास नली, ये आपका स्टमक है ये वाला। ठीक है, ये है आपका दोस्तों ये वाला आपका गोल ब्लैडर, और ये आपका है लीवर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था लीवर जो है वो किसी भी आंतरिक अगर अंग की ऑर्गन की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग होता है हमारा लीवर। ठीक है, और अगर हम बाहर वाले किसी अंग की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है, स्किन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके है पैनक्रियाज, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आज की। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है, बाइल जूस जो प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, वो कितना होता है एक दिन में, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 600 से 700 मिलीलीटर पर डे जो आपका बाइल जूस है वो प्रोवाइड होता है। कल मैंने आपको इसका कलर बताया था दोस्तों, पीला हरा कलर इसका होता है। ठीक है, बाइल जूस का। और दोस्तों अगर इसके pH लेवल की हम बात करें तो दोस्तों 7.9 से लेके 8.5 तक इसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है, आपको पता है कोई भी अगर किसी भी लिक्विड या किसी की भी pH वैल्यू जो होती है दोस्तों, अगर 7 से कम होती है वो दोस्तों एसिडिक होता है, और दोस्तों अगर 7 से ऊपर या 14 तक 7 से 14 के बीच में अगर किसी की pH वैल्यू होती है तो दोस्तों वो क्षारीय होता है यानी कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे 7.9 से 8.5 के बीच में, तो इसका मतलब है बाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, थोड़ी सी क्षारीय प्रकृति का वो होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर का वो होता है। ठीक है, नोट, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी गई है कि बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, दो यहाँ पर वर्णक लिखे हुए हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्या होते हैं, वर्णक होते हैं जिनसे कलर प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसका जो पीला हरा कलर होता है दोस्तों, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है इसको दोस्तों, पीला हरा कलर इसको प्रोवाइड होता है आपका बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों बिलीवर्डिन के कारण कौन सा कलर प्रोवाइड किया जाता है, और दोस्तों बिलीरुबिन के वजह से जो कलर प्रोवाइड होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, आपको वो वीडियो देख लेनी है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आज। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय इसको बोलते हैं हिंदी में, और पैनक्रियाज इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है,
अब देखिए, यह एक मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इसको मिश्रित ग्लैंड क्यों बोला जाता है दोस्तों? एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जिससे हार्मोन और दोस्तों रस दोनों निकलते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गन से, किसी भी अंग से अगर हार्मोन निकलता है तो दोस्तों उसको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और अगर दोस्तों किसी ऑर्गन से आपके रस निकलते हैं किसी टाइप के, तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि, या फिर आप इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि जिससे रस या एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जिनसे दोस्तों हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पैनक्रियाज के बारे में, तो दोस्तों इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज दोस्तों की थी आपकी लैंगरहैंस ने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पैनक्रियाज की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों लैंगरहैंस ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी संरचना के बारे में, तो दोस्तों इसकी संरचना पत्तीनुमा आकार की होती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों ये वाली आपकी है पैनक्रियाज, ठीक है। अब देखिए पत्ती में जैसे एक ऐसे ब्रांच कोई जाती है और दोस्तों उसमें ऐसे 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 आपके ये थोड़ी सी शाखाएं सी पाई जाती है दोस्तों, इसमें भी ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला इसका होता है हेड, और ये बॉडी, और ये आपकी टेल, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी संरचना है आपकी पैनक्रियाज की, ठीक है। ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये दोस्तों उसकी छोटी आंत की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ये ड्यूडेनम जो लिखा हुआ है ये छोटी आंत का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चलिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर। भोजन के पाचन में मदद कौन करता है दोस्तों? हेल्प इन फूड डाइजेशन, एक्सोक्राइन जूस यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो भोजन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों जो हार्मोन होते हैं उनका कारण उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? रक्त शर्करा में नियंत्रण में सहायक, ठीक है। हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। दोस्तों एक हार्मोन यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, सॉरी, पैनक्रियाज के द्वारा एक हार्मोन दोस्तों, उसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन की वजह से ही दोस्तों क्या होता है, हमारे ब्लड में शर्करा का जो मात्रा होती है वो नियंत्रित होती है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है दोस्तों, ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको वो ग्लूकोज को दोस्तों क्या करता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और दोस्तों वो लीवर में स्टोर उसको कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन में कन्वर्ट ना होकर हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी रोग को हम बोलते हैं दोस्तों मधुमेह या फिर आपका डायबिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मधुमेह किसके कारण होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी की वजह से जो है वो शुगर आपको होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है वो यहाँ पर भी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है इंसुलिन की मदद से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है दोस्तों? ग्लाइकोजन में। और ये स्टोर कहाँ पर होता है? आपका लीवर में, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन। और ये किससे निकलता है? पैनक्रियाज से, ठीक है। और स्टोर कहाँ पर होता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद स्टोर कहाँ पर होता है? लीवर में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इससे दो प्रकार के अग्नाशयी हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका इंसुलिन और एक होता है आपका ग्लूकागन, ठीक है। दो टाइप के इससे हार्मोन निकलते हैं, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इधर भी लिखा हुआ है इंसुलिन हाइपरग्लाइमिया, यानी कि रक्त में जो शर्करा की मात्रा है दोस्तों उसको ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। और दोस्तों एक होता है आपका हाइपोग्लाइमिया, ठीक है। तो दोस्तों उसका क्या काम क्या होता है? इसको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? ग्लूकागन। तो दोस्तों ग्लूकागन का काम क्या होता है? रक्त में जो शर्करा की लेवल होता है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा डाउन होने से, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरने से उसको कौन रोकता है? ग्लूकागन, ठीक है। दोस्तों इंसुलिन क्या कर रहा है? बढ़ने से रोक रहा है, और ग्लूकागन बहुत ज़्यादा कम होने से रोक रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को। एक दोस्तों देखिए इसी स्लाइड में जो है आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों इस बार, कि अल्फा सेल और बीटा सेल कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों किस में पाई जाती है? आपकी पैनक्रियाज में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी
और डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैनक्रियाज के बारे में दोस्तों, यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर पर डे करता है। इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लीवर से क्या आ रहा था, बाइल जूस, और पैनक्रियाज से क्या आ रहा है दोस्तों, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय रस दोस्तों वो कितना निकल रहा था हमारा, 600 से 700 ml, और दोस्तों ये कितना निकल रहा है हमारा एक दिन में, 1 लीटर के करीब। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको दोस्तों। इसमें जो है पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम जो है पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों एमाइलेज, और दूसरा होता है आपका दोस्तों लाइपेज, और तीसरा होता है दोस्तों आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखिए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, कौन कर देता है, एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, एमाइलेज। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ लाइपेज के बारे में, तो दोस्तों ये किसका डाइजेशन करता है, फैट का। ठीक है, तो लिपिड्स को ये कौन से किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में आपका ये कन्वर्ट कर देता है, किसको, लिपिड्स को यानी कि फैट को। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फैट और लिपिड एक ही चीज़ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फैट और लिपिड दोनों का एक ही चीज़ को, फैट और लिपिड दोनों को एक ही चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, फैट और लिपिड दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक ही चीज़ है ये। ठीक दोस्तों, ट्रिप्सिन का जो कार्य होता है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और दोस्तों पेप्टाइड्स को भी फिर अमीनो एसिड में दोस्तों ये तोड़ देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और स्लाइड में आपके लिए लेकर आया हूँ, अग्नाशयी कोशिकाएं यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों आपकी अल्फा कोशिका, एक होती है आपकी बीटा कोशिका, फिर आपकी गामा कोशिका, और दोस्तों एफ सेल्स यानी कि एफ कोशिका। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अल्फा बीटा जो सेल्स होती है वे कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, पैनक्रियाज में आपकी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अल्फा जो कोशिकाएं होती है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, आपकी ग्लूकागन, और बीटा जो कोशिकाएं होती है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, आपकी इंसुलिन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंडोक्राइन, हार्मोन। ठीक है, अगर देखें दोस्तों एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे कोई ना कोई हार्मोन निकलता है, इसीलिए उनको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। अगर दोस्तों कोई जूस या कोई रस निकलता है दोस्तों उसको बहिस्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होती है दोस्तों, बीटा कोशिकाएं, और दोस्तों एफ कोशिकाएं जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड को कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी कि जैसे पैनक्रियाटिक जो जूस निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है दोस्तों, एफ सेल्स की वजह से निकलता है, यानी कि एफ कोशिकाओं की वजह से निकलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आंत्र ग्रंथि इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसे क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन और आंत क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो कि विली नामक संरचना के बीच पाई जाती है, जो कि छोटी आंत की एपिथेलियल लाइन का हिस्सा होती है। ठीक है, एक दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, देखिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों आंतरिक जो हमारी आंतें होती है और दोस्तों जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो अंदरूनी जो बनावट होती है दोस्तों वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, वो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस बार के NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, और दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहाँ पर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो दोस्तों जो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है उनकी आंतरिक संरचना जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से बनी हुई होती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए विलाई का कारण क्या होता है, विलाई का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो विली या फिर विलाई आप इसको बोल सकते हैं, 90 से 95% जो भोजन है उसका अवशोषण यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य जो है वो विली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन द्वारा बने आंत्र रस में मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं दोस्तों। एक आंत्र रस भी होता है जिसको दोस्तों लिबर कुहन द्वारा वो जो बनता है। ठीक है, उसमें 3 टाइप के एंजाइम आपके पाए जाते हैं। एक होता है आपका दोस्तों माल्टोज, ठीक है, दूसरा होता है आपका सुक्रेज, ठीक है, और तीसरा होता है आपका लैक्टेज। दोस्तों माफ़ करना, ये माल्टोज नहीं माल्टेज है। ठीक है, माल्टेज अलग है दोस्तों, माल्टेज जो है वो एक एंजाइम है, और दोस्तों माल्टोज क्या है, एक प्रकार की शुगर है यानी कि एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माल्टेज और माल्टोज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए माल्टेज जो एंजाइम है उसका कार्य क्या होता है दोस्तों, माल्टोज को वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, और सुक्रेज का क्या कार्य होता है दोस्तों,
तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और लैक्टेज का कार्य क्या होता है दोस्तों, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए छोटी आंत का ये एक और पार्ट है, ये यहाँ पर इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है, ये मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। सबसे जो पेट से जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत का हिस्सा, उसको बोलते हैं हम दोस्तों ड्यूडेनम। और दोस्तों छोटी आंत का जो मिडल वाला पार्ट है, देखिए जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों जेजुनम। और दोस्तों जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत का जो पार्ट बड़ी आंत से जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों इलियम। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये है इलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में, तो दोस्तों बड़ी आंत जो है आपकी उसकी लंबाई जो है वो 1 से 1.5 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। देखिए दोस्तों, इसको बड़ी आंत किस वजह से बोला जाता है, हालांकि लंबाई में जो है छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो होता है वो दोस्तों लगभग 3 इंच का होता है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा होता है, उसका 1 इंच का डायमीटर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं। हालांकि छोटी आंत की लंबाई जो है वो बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसको छोटी आंत बोला जाता है। किस वजह से, क्योंकि उसका डायमीटर कम है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बड़ी आंत के बारे में, तो दोस्तों इसके भी आपके 3 पार्ट होते हैं। जैसे छोटी आंत के डेडुनम, जेजुनम और आपका इलियम था, इसी तरह बड़ी आंत के भी 3 पार्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। एक तो आपका होता है सीकम, जो दोस्तों छोटी आंत से जुड़ता है। दूसरा होता है आपका कोलोन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलोन, ये ब्लू वाला हिस्सा, ये है कोलोन। ठीक है, और सीकम है आपका ये ग्रीन वाला पार्ट, और दोस्तों रेक्टम है आपका ये एंड वाला पार्ट। ठीक है, और ये एनल कैनाल है दोस्तों आपकी इतनी सी, जहाँ से आपको ये वाला पार्ट, ये आपका दोस्तों एनल कैनाल। ठीक है, ये होता है गुदा वाला हिस्सा, जहाँ से दोस्तों आपका भोजन का जो वेस्टेज बाहर निकलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम एनल कैनाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। या दोस्तों देखिए हिंदी में आप इसको मलाई से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर रेक्टम। ठीक, इस स्लाइड में दोस्तों एक चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई नहीं है, एक होता है दोस्तों अपेंडिक्स। देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला, ये छोटा सा ये जो बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं दोस्तों अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, ये एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसको बोलते हैं दोस्तों, अवशेषी अंग उसको बोलते हैं जो अगर हमारी बॉडी में उपस्थित ना हो, या फिर हमारी बॉडी में वो हो ही ना, या फिर उसको काट के हम अलग कर दें, तो दोस्तों हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं दोस्तों अवशेषी अंग। यानी कि अगर वो हमारी बॉडी में है या फिर नहीं है, तो हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। ठीक है, मेनली अगर मैं बताऊं आपको, तो दोस्तों हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो मल होता है, मल, ठीक है, वो दोस्तों कहाँ पर इकट्ठा होता है आपका, अभी जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था, ये इसमें आपका मल इकट्ठा होता है दोस्तों एनएस के द्वारा, यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए मुंह से हमने स्टार्ट किया था और दोस्तों एनएस तक हम आ गए हैं। एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, किस पार्ट में कौन सा एंजाइम आपका मिल रहा है, कौन सा हार्मोन आपको मिल रहा है, कौन सा रस आपका मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आपके लिए क्या है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है ही नहीं, यहाँ पर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट गाइज़, बहुत ज़रूरत है इस टाइम आपके सपोर्ट की। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट किया करो आप, और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है फिर भी आप कमेंट किया करो, ताकि मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स को जो है वो पढ़ पाऊँ, और दोस्तों मैं अपनी जो कमियां हैं थोड़ी बहुत वो सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक टीचर बनना, मेरा सपना है मैं एक टीचर बनूँ, लेकिन दोस्तों वो आप लोगों की मेरे को उसमें हेल्प चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह ही, तो जितना भी मुझे आता है दोस्तों थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दोस्तों अगर आपको मेरी कमी दिखे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, आप मेरे को बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मैं हर चीज़ की प्रोवाइड कराता रहूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अब आपसे प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ अभी।
तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर EMRS लैब अटेंडेंट मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपको मिलेगी आपकी टेक्स्ट बुक ऐप में, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेक्स्ट बुक की लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलर PYP। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था आपका NVS लैब अटेंडेंट यानी कि नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का। दोस्तों लगभग उसका सिलेबस जो है वो सेम था, और दोस्तों ये हूबहू वही पेपर है जो दोस्तों कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अटैम्प्ट करना, आप अपने आप को चेक करना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको ज़रूर लगाना दोस्तों। और देखिए यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे ही आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिले, तो दोस्तों आपको ये वाला कोड यूज़ कर लेना है जब आप पास खरीदेंगे दोस्तों। इस कोड को यूज़ करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। तो आप पास खरीद लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, और दोस्तों अपनी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो